हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में नेचुरल फार्मिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली थी और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम जो नेचुरल फार्मिंग होते हैं उसके स्कोप और उसके इम्पोर्टेंस पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और दोस्तों, आप क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, ताकि उनके पास भी जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है वो उन तक पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है प्राकृतिक खेती के क्षेत्र और महत्व, यानी कि स्कोप और इम्पोर्टेंस की हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप, इसके जो नेचुरल फार्मिंग होती है इसके स्कोप के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की कृषि संरचना के लिए उपयोगिता, यानी ये इसका पहला क्षेत्र या स्कोप को कहें कि पहला स्कोप क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर लैंडस्केप स्कोप, यानी कि भारत की कृषि संरचना के लिए उपयुक्त है। भारत में 85% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास महंगे रासायनिक इनपुट्स खरीदने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि भारत में इतने बहुत 85% लोग किसान ऐसे हैं जिनके पास जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जो महंगे होते हैं वो खरीदने की क्षमता नहीं होती है। तो और प्राकृतिक खेती ऐसे किसानों के लिए आदर्श है, क्योंकि ये शून्य लागत पर स्थानीय संसाधनों से की जाती है, यानी कि जो जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग की जो अवधारणा है उस पर जो नेचुरल फार्मिंग है वो काम करती है। उसमें लागत जो होती है वो शून्य होती है, इसलिए किसानों के लिए आदर्श मानी जाती है जो कि महंगे उर्वरक खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। दूसरा इसका स्कोप क्या है कि रेनफेड एंड ड्राईलैंड एरिया, यानी बरसाती और असिंचित क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता, यानी जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा कम है वहां प्राकृतिक खेती नमी बनाए रखने, मल्चिंग और जल संरक्षण तकनीकों द्वारा बेहतर परिणाम देती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में जो बरसाती या जो एक प्रकार से कहे कि जिनमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जो कि केवल बरसात पर जो वर्षा आधारित क्षेत्र जिनमें कहीं, उनमें प्राकृतिक खेती क्या करती है कि जो प्राकृतिक खेती नमी बनाए रखने, मल्चिंग और जल संरक्षण तकनीकों को के द्वारा बेहतर बनाई जा सकती है। जो इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती उपयुक्त होती है, ये कम पानी वाले क्षेत्रों में भी उत्पादकता को बढ़ा सकती है। फिर तीसरा इसका स्कोप आता है पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में उपयोगिता। इन जनजातीय समुदाय पहले से ही पारंपरिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती इन तकनीकों को वैज्ञानिक रूप देकर सुधार सकती है। यानी कि जो प्राकृतिक खेती होती है, इनको जो तकनीकें होती है, प्राकृतिक खेती जो होती है इनकी जो तकनीकें होती है वो वैज्ञानिक रूप देकर इन जो पारंपरिक जो खेती जनजाति लोग समुदाय के जो लोग करते हैं उनमें सुधार कर सकती है। ये ग्रामीण रोजगार और निर्भरता को बढ़ावा देती है, यानी कि जो प्राकृतिक खेती होती है वो जो ग्रामीण जो लोग होते हैं उनको रोजगार देती है, साथ ही उनको आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता बढ़ाती है या आत्मनिर्भरता को उनमें बढ़ाती है। अगला इसका स्कोप है निर्यात और जैविक बाजारों में भूमिका। यानी रसायन मुक्त उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी मांग है। प्राकृतिक खेती से भारतीय किसान उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी बाजारों से जुड़ सकते हैं। यानी कि जो आपने ऐसा देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक जो खेती होती है उसकी जो बेचने जो ऑर्गेनिक फसल होती है उनका जो बेच लागत होती है वो ज्यादा होती है। मतलब उनके जब किसान उन्हें बाजारों में बेचता है तो उनकी जो जो मतलब आय प्राप्त होती है वो अलग जो फसल होती है उससे ज्यादा प्राप्त होती है, जो रसायनों से जो खेती करते हैं उन फसलों से उनकी तुलना में जो ऑर्गेनिक फसल होती है उनकी जो आय होती है वो ज्यादा मिलती है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक खेती होती है उनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो होते हैं उनमें भारी मांग होती है। और प्राकृतिक खेती से भारतीय किसान जो होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी बाजारों से भी जुड़ सकते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्र में उपयोगिता, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है कि जो बढ़ते जलवायु संकट जैसे सूखा, बाढ़ में प्राकृतिक खेती एक सहनशील और अनुकूल पद्धति बना सकती है। यानी कि जो जलवायु होती है वो बढ़ते जलवायु संकट, जैसे कि अब अभी जो पंजाब में बाढ़ आई थी
और जो सूखा होता है यानी अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, कभी-कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है जिससे भी जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक खेती होती है एक सहनशील और अनुकूल पद्धति बन जाती है। यानी कि जो प्राकृतिक खेती होती है वो सहनशील होती है क्योंकि उसमें जो मृदा होती है उसमें जुताई नहीं करते हैं जिससे मृदा नरम नहीं होती और जो फसल होती है उसकी जो जड़ें होती है वो मृदा को गहराई से या मजबूती से जकड़े रहती है। और अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है। तो सिंपल सी बात है कि प्राकृतिक खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि प्राय जो पर्यावरण होता है वो अच्छा होता है, फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है और साथ ही इसके मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। जब उर्वरकों को किसान खरीदता नहीं है तो किसान की जो मतलब सॉरी जो किसान की जो आय होती है उसमें भी सुधार होता है और लागत कम हो जाती है किसान की। तो चलिए एक-एक करके इनके महत्व पर हम इम्पोर्टेंस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि जो पर्यावरण की सुरक्षा है। इन्हें रसायनों से बचाव के कारण ये मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित होने से रोकती है और साथ ही ये पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को सुरक्षित रखती है। कौन रखती है? नेचुरल फार्मिंग जो होती है, वो पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को सुरक्षित रखती है। मृदा स्वास्थ्य और पुनर्जीवन यानी जीवामृत, बीजामृत और खाद का उपयोग मिट्टी की बनावट, सूक्ष्म जीवों जीवन और पोषक चक्र को सुधारता है। यानी कि जो हम नेचुरल फार्मिंग में जो हम गौमूत्र, गोबर, फसल अवशेष का उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है कि जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है, उनमें पोषक चक्र उसमें सुधार आता है, मिट्टी पुनः एक जीवित और उर्वर प्रणाली बन जाती है, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो बढ़ जाती है और किसान की आर्थिक सुरक्षा यानी बाहरी साधनों की आवश्यकता न होने से किसान खेती की लागत शून्य के करीब होती है। कम जमीन में भी किसानों को लाभ होता है। यानी कि जब किसान महंगे उर्वरक वगैरह जो कीटनाशक होते हैं, जो पादप हार्मोन जो होते हैं, जो पादप बढ़ती हार्मोन जो होते हैं, उनको उपयोग नहीं करेगा, उनको खरीदेगा नहीं, इससे क्या होता है कि किसान की जो आर्थिक होती है, जो लागत होती है, वो कम हो जाती है और जो किसान को लाभ होता है, वो ज्यादा हो जाता है। अगला आता है स्वस्थ खाद्य उत्पादन, यानी कि जब हम रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उपज होती है, जो फसल उपज होती है, वो अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। ये खेती उपभोक्ताओं के लिए रसायन रहित पोषण युक्त भोजन देती है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। यानी कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याओं को देखने को मिलता है। जब हम नेचुरल फार्मिंग को अपनाते हैं तो उसमें पोषण युक्त भोजन देती है ये नेचुरल फार्मिंग हमें। फिर अगला आता है जलवायु परिवर्तन से राहत, यानी कि ये मिट्टी में कार्बन संग्रहण बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है और पानी की खपत को घटाती है। यानी कि ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस है जो आपको याद रखने हैं। अगला जो इसका इम्पोर्टेंस है वो आता है देसी कृषि संस्कृति का पुनर्जागरण, यानी ये प्राचीन भारतीय खेती की परंपराओं जैसे गो आधारित खेती यानी जो गायें होती है, गाय का जो गोबर, गाय का जो गौमूत्र होता है उस पर आधारित जो खेती होती है, चंद्र यानी जो चंद्रमा होता है उस पर आधारित जो खेती होती है और स्थानीय जैव विविधता को पुनर्जीवित करती है। यह कृषि के साथ साथ सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत बनाती है, यानी संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं जो लोग, जो किसान पारंपरिक जो सॉरी जो नेचुरल फार्मिंग जो करते हैं वो किसान जो संस्कृति होती है उससे भी जुड़े रहते हैं। और लास्ट इसका महत्व है क्या, इम्पोर्टेंस क्या, समावेशी ग्रामीण विकास, यानी कि महिलाएं, युवा और स्वयं सहायता समूह प्राकृतिक खेती के में सामग्री निर्माण जैसे जीवामृत, हर्बल कीटनाशक के माध्यम से भाग ले सकते हैं। रोजगार और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, यानी कि लोग जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, उनमें सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और जो प्राकृतिक खेती में जो सामग्री निर्माण करते हैं उसमें किसी भी माध्यम से वो भाग ले सकते हैं, उन्हें रोजगार भी मिलता है, जैसे कि जो लोग जीवामृत बनाते हैं, जो नीम अस्त्र जो नीम अर्क बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि नेचुरल फार्मिंग के स्कोप और इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। काफी सरल टॉपिक है और काफी जो पढ़ने में मजेदार भी है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, यानी कि जिसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, जो इसमें किसी कम न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है मानव द्वारा,
वो प्रकृति पर निर्भर होती है। ये जो नेचुरल फार्मिंग होती है, प्राकृतिक जो खेती होती है, वो प्रकृति के पर निर्भर होती है। प्रकृति किस तरह से जो खेती होती है, वो फसल को उपज उगाती है, फसल को पकाती है, ये सब नेचुरल रूप से होता है। इसमें मानव किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करता है। ये आपको समझना है कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, फिर आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। जब आप यही नहीं जानेंगे कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, तब आपको ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहले नेचुरल फार्मिंग को समझे और फिर आसानी से आप ये इनको भी समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको पुराने पेपर की जो पीडीएफ है वो मिले, गेस पेपर की जो पीडीएफ है वो मिले और जेनेटिक्स के नोट्स मिले, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आपको इस सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो आपको क्लास के साथ ही बना लेने हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े नोट्स नहीं है, ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, इसलिए आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।